हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत सिंधु सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल एवं उनकी स्थिति और सिंधु सभ्यता के कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में अध्ययन करेंगे। और क्वेश्चन इन तथ्यों के बाद हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिससे आप अपनी उपरोक्त प्रश्नों की स्थिति से वाकिफ़ हो सकते हैं। तो यहाँ पर सिंधु सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल एवं उनकी स्थिति दी गई है। तो जिसमें प्रमुख स्थल हैं हड़प्पा, और इसका खोज का वर्ष है 1921 में। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो ये की थी दयाराम साहनी ने, तथा ये हड़प्पा नदी तट रावी के बाएं किनारे पर स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं किनारे तट पर स्थित है और मोंटगोमरी ज़िला, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का स्थान ये है। अगला तथ्य है मोहनजोदड़ो 1922 में इसकी खोज हुई और इसके खोजकर्ता थे राखालदास बनर्जी, और ये सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है ये स्थान मोहनजोदड़ो। और ये लरकाना ज़िला वर्तमान में, जो कि सिंध पाकिस्तान प्रांत में है, वहाँ पर मोहनजोदड़ो स्थित है। अगला फैक्ट है सूतकांगेडोर, इसकी खोज 1927 में ऑरेल स्टाइल एवं जॉर्ज डेल्स द्वारा की गई थी, और ये दास्क नदी के तट पर स्थित है। और ये वर्तमान स्थिति के आधार पर देखा जाए तो ये मकरान तट, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, वहाँ पर सूतकांगेडोर है स्थित है। अगला फैक्ट है चन्हुदड़ो, ये एक स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का। चन्हुदड़ो, ये इसकी खोज 1931 ईस्वी में एमजे मजूमदार ने की थी, और ये सिंधु के बाएं किनारे स्थित है तथा सिंध प्रांत पाकिस्तान में वर्तमान स्थिति इसकी है। अगला फैक्ट है कालीबंगा, ये इसकी खोज 1953 में की गई थी। किसके द्वारा? बीबी लाल एवं पीके थापर द्वारा। और ये घग्गर यानी सरस्वती नदी के तट पर स्थित है, और ये राजस्थान जिला, राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में आता है कालीबंगा। अगला है कोट दीजी, ये 1953 में इसकी खोज की थी फजल अहमद ने, और ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और कहाँ पर है ये वर्तमान स्थिति इसकी? तो ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में आता है कोट दीजी। अगला है रंगपुर, इसकी खोज 1953-54 में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी, और ये मादर नदी के किनारे पर स्थित है, जो कि गुजरात में वर्तमान में है। अगला फैक्ट है रोपड़, इसकी खोज 1953-56 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई, वाईडी शर्मा के द्वारा की गई, और ये सतलज नदी के किनारे पर स्थित है, जो कि वर्तमान पंजाब में है रोपड़। अगला फैक्ट है लोथल, ये लोथल जो स्थान है, इसकी खोज 1955 में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी, जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है, और ये गुजरात में वर्तमान स्थिति दर्शाता है। अगला फैक्ट है आलमगीरपुर, ये 1958 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा इसकी खोज की गई, और ये हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी निकलती है। अगला तथ्य है बनावली, ये 1974 में इसकी खोज करी थी किसने? रविंद्र सिंह बिष्ट ने, और ये रंगोई नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ पर है वर्तमान में? तो ये है हरियाणा में। अगला फैक्ट है धौलावीरा, इसकी खोज 1990 में की गई, रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई, और ये लूनी नदी के किनारे स्थित है। और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? तो ये गुजरात कच्छ जिला में आता है। कहाँ? कौन? धौलावीरा, ये सिंधु स्थल है एक। और अगला है सुरकोटदा, सुरकोटदा 1972 में इसकी खोज की गई, जगपति जोशी द्वारा कच्छ के रन
ये जो नदी है लूनी नदी, इसी के आगे का एरिया जो है कच्छ का रण कहा जाता है। इसी के किनारे इसकी खोज की गई थी सुरकोटदा की 1972 में जगपति जोशी द्वारा, और ये गुजरात राज्य में स्थित है वर्तमान में। अगला फैक्ट है राखीगढ़ी एक स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का, जिसकी खोज 1963 में प्रोफेसर सूरज भान द्वारा की गई, और ये हरियाणा राज्य में पड़ता है वर्तमान स्थिति में। अगला स्थान है बालाकोट, जिसकी खोज 1963 से 76 के मध्य GF डेल्स द्वारा विंदार नदी के किनारे की गई, और ये विंदार नदी कहाँ पर स्थित है, तो ये पाकिस्तान में स्थित है। अगला कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है मांडा, जम्मू कश्मीर, ये उत्तरी सीमा उस समय की थी, किस समय की, तो ये सिंधु सभ्यता काल में मांडा जो एक स्थान था ये जम्मू कश्मीर के उत्तर की तरफ पड़ता था, और सुतकांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, और ये पश्चिमी सीमा इसकी थी बलूचिस्तान में। और जो आलमगीरपुर है ये अपने उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा बनाता था। सिंधु घाटी सभ्यता का एक ये स्थल था आलमगीरपुर। और जो दक्षिण दिशा में पड़ता था सिंधु घाटी का क्षेत्र दैमाबाद महाराष्ट्र में है, और ये दक्षिण में सीमा बनाता था सिंधु घाटी सभ्यता का। तो ये उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम ये चार दिशाओं के मध्य का एरिया जो था ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों के विषय में था, और इसका ये एक बृहद क्षेत्र था, जिसमें पूरब से पश्चिम की दूरी 1600 किलोमीटर थी सिंधु सभ्यता के इस क्षेत्र की, और उत्तर से दक्षिण की दूरी 1400 किलोमीटर थी, और समुद्र तट की लंबाई 1300 किलोमीटर दूर थी। तो यहाँ पे हड़प्पा कालीन नगर का हम एक मैप लेकर आए हैं, जिसमें आप मांडा देख सकते हैं। ये सबसे ऊपर उत्तर की तरफ मांडा है, फिर इसके नीचे झेलम नदी, रावी नदी, और ये हड़प्पा स्थल ये रोपड़ है जो कि हरियाणा में पड़ता है, बनावली है कालीबंगा ये राजस्थान में है, राखीगढ़ी आलमगीरपुर ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, यमुना नदी है, फिर चंबल नदी, इधर लूनी नदी के किनारे के कुछ एरिया हैं जिनमें कोटदीजी, चंदड़ो और ये धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल, रंगपुर आदि आते हैं। और तापी नदी, नर्मदा नदी तो वो तो आपका इधर मध्य प्रदेश गुजरात टच कर रहा है, अमरी, बालाकोट, अल्लादीनो और ये मोहनजोदड़ो जो कि है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सुतकांगेडोर ये पाकिस्तान में देखिए स्थित है सबसे पश्चिम में। दैमाबाद जो सबसे नीचे इस मैप में दिया गया है ये दक्षिण में पड़ता है महाराष्ट्र में। यहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। अगला स्थल है क्षेत्र और इसके स्थित पूरा स्थल अफगानिस्तान। इसमें मुडी गाक सोर्तगुई ये यहाँ का एक स्थल था। बलूचिस्तान ये पाकिस्तान में पड़ता है और मेहरगढ़, सुतकांगेडोर, सुतकाकोह, बालाकोट, राना घुंडई, कुल्ली, क्वेटा घाटी, दबसादात एवं दाबरकाट ये पाकिस्तान के स्थान है जो कि बलूचिस्तान में है। और सिंध यहाँ पे कोटदीजी, आमरी, मोहनजोदड़ो, अली मुराद, चन्हुदड़ो और जुदी रोजडो आदि कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं। अगला फैक्ट है गुजरात के कुछ हैं कच्छ का रण। ये धौलावीरा, देसलपुर, सुरकोटदा और काठियावाड़ में लोथल, रंगपुर, रोजड़ी, प्रभास, पाटन ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जो कि गुजरात के क्षेत्र में आते थे। राजस्थान ये कालीबंगा यहाँ का मुख्य सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, बड़ा गांव एवं हुलास ये तीन स्थान हैं जो कि उत्तर प्रदेश से आते थे और ये सिंधु घाटी सभ्यता के काल के थे। जम्मू कश्मीर यहाँ पे मांडा जो कि चिनाव नदी के किनारे है, ये स्थान भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल था जो कि उत्तरी सीमा बनाता था। हरियाणा राखीगढ़ी यहाँ का हड़प्पा के पूर्व और बनवाली, मिताथल, दौलतपुर,
रिसावल आदि कुछ हरियाणा के महत्वपूर्ण सैंधवकालीन सभ्यता के स्थान थे। और पश्चिमी पंजाब जो कि पाकिस्तान में स्थित है, हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान, रहमान ढेरी, जलीलपुर आदि ये महत्वपूर्ण स्थल थे हड़प्पा का सिंधु घाटी सभ्यता के काल के। पंजाब भारत, यहाँ पे रोपड़, रूपनगर, बाड़ा, संघोल आदि महत्वपूर्ण सैंधवकालीन सभ्यता के स्थान थे। यहाँ पे कुछ हम स्मार्ट फैक्ट्स लेकर आए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में 4 प्रजातियाँ भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, मंगोलॉयड एवं अल्पाइन पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानियां कहा है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं गनेरीवाल सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम 3 बड़े स्थल हैं। राखीगढ़ी भारत में स्थित इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। किस सभ्यता का पूछा गया है, तो यहाँ पे सैंधवकालीन सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वो है राखीगढ़ी जो कि भारत में स्थित है। अगला है आमरी से 12 सिंघा का नमूना मिला है। अगला कुणाल से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। कोट दीजी से वाणाग्र मिला है, यानी जो वाण, तीर धनुष में वाण जो होता है उसमें अग्रभाग जो होता है उसका नुकीला वाला, वो कोट दीजी से प्राप्त हुआ है। सैंधव स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण हकरा घग्गर मार्ग क्षेत्र में है। कुछ अन्य तथ्य हैं। बाघ का अंकन सिर्फ सिंधु प्रदेश के स्थलों में ही हुआ है, परंतु सिंधु से बाहर सिर्फ कालीबंगा की मुहर पर बाघ का चित्र मिलता है। चालाक लोमड़ी और प्यासे कौवे की कहानियाँ हड़प्पा के कलशों पर चित्रित हैं। अगला फैक्ट है, सर्वाधिक संख्या में मुहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं, जो मुख्यतः चौकोर हैं। लोथल का अर्थ मुर्दों का नगर होता है, और ये कहाँ पे है, तो ये है गुजरात में। महत्वपूर्ण है ये फैक्ट। सिंधु सभ्यता की मुहरों पर सिंह, ऊंट तथा घोड़े का चित्रण नहीं मिलता है। मोहनजोदड़ो से सीप का बना मानक बाँट तथा लोथल से हाथी दांत का एक स्केल मिला है, मुख्यतः घनाकार वर्तुलाकार होता था। और अगला फैक्ट है, लोथल और देसलपुर से तांबे की मुहर मिली है। मोहनजोदड़ो एवं लोथल से प्राप्त मुहर पर नाव का चित्र बना है। अगला है, मोहनजोदड़ो से चांदी के बर्तन में रखा सूती वस्त्र का कपड़ा मिला है। आलमगीरपुर से नांद पर बुना सूती वस्त्र का निशान, लोथल से मुहर पर सूती वस्त्र की छाप, और कालीबंगा से सूती वस्त्रों में लिपटा उस्तरा मिला है। उस्तरा क्या होता है, जिससे सेविंग की जाती है। अगला फैक्ट है, लोथल एवं सुरकोटदा के दुर्ग और नगर एक ही रक्षा प्राचीर यानी उसकी बाउंड्री से घिरे हुए थे। लोथल एवं सुरकोटदा के जो दुर्ग थे, किले थे और नगर थे, एक ही रक्षा प्राचीर, एक ही सुरक्षा घेरे से, उसकी बाउंड्री वाल से घिरे हुए थे। कालीबंगा में निर्मित सड़कों एवं गलियों को एक समानुपातिक ढंग से बनाया गया था, यानी जो वहाँ की सड़कें और गलियाँ थीं एक समान थीं, कोई बड़ी छोटी नहीं थी, यानी कोई चौड़ी और कोई पतली संकरी नहीं थी, सब एक समान एक अनुपात में बनाई गई थी, यानी मैप का प्रयोग किया गया था। हड़प्पा कालीन नगरों के चारों ओर प्राचीर बनाकर किलेबंदी करने का उद्देश्य नगर की शत्रुओं के प्रबल आक्रमणों से रक्षा करना नहीं था, बल्कि लुटेरों और पशु दस्युओं से सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षात्मक उपाय करना था। आयात की जाने वाली
करना था। आयात की जाने वाली वस्तुओं के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं आयात करते थे। और ये स्थल कौन कौन से हैं जिसमें सोना आयात किया जाता था? अफ़गानिस्तान से, फारस से और भारत कर्नाटक से। चांदी ईरान से, अफ़गानिस्तान से, मेसोपोटामिया से। और तांबा खेतड़ी राजस्थान बलूचिस्तान से तथा टिन ईरान मध्य एशिया से और अफ़गानिस्तान से। सेल खड़ी ये बलूचिस्तान से, राजस्थान से तथा गुजरात से आयातित की जाती थी। और हरित मणि ये दक्षिण भारत से आयात की जाती थी। शंख एवं कौड़ियाँ सौराष्ट्र जो कि गुजरात में है, ये दक्षिण भारत से शंख एवं कौड़ियाँ आयात की जाती थी। नील रत्न इसका आयात बदख्शां जो कि अफ़गानिस्तान का एक स्थान है वहाँ से किया जाता था नील रत्न का आयात। और शीशे का आयात ईरान, राजस्थान, अफ़गानिस्तान, दक्षिण भारत से किया जाता था। शिलाजीत इसे हिमालय क्षेत्र से आयात किया जाता था। फिरोजा ईरान जो कि खुरासान में है, खुरासान भी कहा जाता है, वहाँ से फिरोजा को आयातित किया जाता था। लाजवर्द ये बदख्शां जो कि अफ़गानिस्तान में है वहाँ से और मेसोपोटामिया से लाजवर्द का आयात किया जाता था। गोमेद ये सौराष्ट्र गुजरात से, स्टेटाइट ईरान से, स्फटिक दक्कन पठार उड़ीसा व बिहार से किया जाता था तथा स्लेट इसको आयात किया जाता था कांगड़ा से। और जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो अपनी वस्तुएं निर्यात करते थे यानी अन्य देशों को भेजते थे या अन्य स्थानों को भेजते थे, वो वस्तुएं कौन कौन सी हैं उसके विषय में हम यहाँ जानेंगे। तो यहाँ पे है सीप की वस्तुएं, हाथी दांत की वस्तुएं और कपास, सोना, तांबा, मोर, सूती कपड़ा, अनाज, मसाले, मिट्टी के बर्तन, कार्नेलियन के मनके और टेराकोटा मूर्तियाँ, आबनूस, इमारती लकड़ी और माणिक के मनके ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निर्यात करते थे ये सभी वस्तुएं। अगला फैक्ट, कुछ स्मार्ट फैक्ट्स हैं आपके लिए। हड़प्पा तथा चन्हुदड़ों से तांबे अथवा कांसे की बैलगाड़ियों की आकृति प्राप्त हुई है। व्यापार संतुलन हड़प्पा सभ्यता के पक्ष में था। अफ़गानिस्तान में स्थित सोर्तधई को मध्यवर्ती व्यापारिक बस्ती माना जा सकता है। सोर्तधई जो कि अफ़गानिस्तान में स्थित है, इसको मध्यवर्ती व्यापारिक बस्ती सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम माना जाता था। अगला फैक्ट है मोहनजोदड़ो से मेसोपोटामिया की क्लोराइट प्रस्तर का यानी प्रस्तर मीन्स पत्थर का टुकड़ा मिला है जिस पर चटाई की तरह डिजाइन निर्मित है, बनी हुई है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। और मेसोपोटामिया की क्लोराइट प्रस्तर का टुकड़ा मिला है जिस पर चटाई की तरह डिजाइन बनी है। अगला फैक्ट है मकरान तट पर 3 हड़प्पा स्थल सुतकांगेडोर, सोतकाकोह तथा खैरियाकोट मेसोपोटामिया तथा खाड़ी के साथ समुद्री व्यापार के बंदरगाह थे। हड़प्पा और मेसोपोटामिया की लिपि, ईंटों के प्रयोग, नगर निर्माण तथा जल निकास प्रणाली में अंतर पाया जाता है। लोथल से गोलाकार बटन मुहर, मेसोपोटामिया मूल की तांबे की गोल सिल्ली तथा चमकीले बर्तन प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? लोथल से। मापतौल के विषय में जानेंगे। सैंधवकालीन सभ्यता की मापतौल। तो सैंधव लोग तौल में 16 या उसके आवर्तकों का व्यवहार करते थे, जैसे 16, 64, 160, 320, 640 आदि।
16 के अनुपात की यह परंपरा आधुनिक काल तक चलती रही है। जैसे 16 आना, 8 आना, 4 आना सुना होगा आपने, तो उसी टाइप से ये सैंधवकालीन ये देन है भारत को। बाँट घनाकार, वर्तुलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार एवं ढोलाकार थे। मोहनजोदड़ो से सीप का तथा लोथल से हाथी दांत से निर्मित एक एक पैमाना मिला है। सैंधव लोग मापना भी जानते थे। ऐसे डंडे पाए गए हैं जिन पर माप के निशान लगे हुए हैं, जिनमें एक कांसे का भी है। सिंधु सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। तो सिंधु सभ्यता के पतन के लिए कोई एक कारक उत्तरदायी नहीं था, वरन अलग अलग स्थलों के लिए अलग अलग कारक उत्तरदायी हैं। सिंधु सभ्यता आंतरिक एवं बाह्य व्यापार के संतुलन पर आधारित थी। विभिन्न कारणों से यह संतुलन टूट गया एवं सभ्यता का पतन हो गया। पतन के संदर्भ में विद्वानों के अलग अलग विचार हैं, अलग अलग मत हैं। सिंधु सभ्यता के पतन का अर्थ सभ्यता की समाप्ति न होकर सभ्यता का रूप परिवर्तन है। बाद के काल में यह सभ्यता एक बार फिर नगरीय चरण से ग्रामीण चरण में पहुंच गई। अतः इस काल में गांवों की संख्या में वृद्धि देखी गई। और पतन के कारण और इसमें जो पतन का कारण दिया है जिस विद्वान ने, वो आगे सामने दे रखा है। पारिस्थितिकी असंतुलन, तो ये कहा है कि पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ, ये कहा है फेयर सर्विस ने। और जलवायु परिवर्तन के संबंध में बताया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ विनाश हो गया, तो ये कहा है R.L. स्टाइन, S.N. घोष। और बाढ़, जलवायु परिवर्तन और बाढ़ के संबंध में कहा है R.L. स्टाइन, S.N. घोष, मैके, S.R. राव और मार्शल ने। आगे कहा है कि नदी मार्ग परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया। ये तथ्य कहे हैं, ये बात कही है माधव स्वरूप वत्स व डेल्स ने तथा लैम्ब्रिक ने। नदी मार्ग परिवर्तन के कारण यहाँ विनाश हुआ, ये कहा माधव स्वरूप वत्स, डेल्स तथा लैम्ब्रिक ने। बाह्य आक्रमण से का विचार दिया है कि बाह्य आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, तो ये कहा है गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर तथा पिगॉट ने। प्रशासनिक शिथिलता के कारण यहाँ पतन दिखाया है किसने, जॉन मार्शल ने। और महामारी व बीमारी के कारण पतन दिखाया है, बताया है KUR कैनेडी ने। सिंधु सभ्यता की देन क्या थी, तो इसके विषय में जानेंगे थोड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता ने भारतीय धर्म, कला, कौशल, रहन सहन एवं लिपि पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। भारतीय विज्ञान के विकास में भी इस सभ्यता का महत्वपूर्ण योगदान था। इस सभ्यता में प्रचलित अनेक चीज़ें ऐतिहासिक काल में भी निरंतर रहीं। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण निम्न है, जिसमें दशमलव पद्धति पर आधारित माप तौल प्रणाली ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा दी गई। और ताबीज तंत्र मंत्र का प्रयोग भी यहीं से निकल कर आया। नगर नियोजन तथा नालियों की व्यवस्था, आभूषणों का प्रयोग, बहुदेववाद का प्रचलन, मातृ देवी की पूजा, शिव पूजा, वृक्ष पूजा आदि ये सभी, और लिंग एवं योनि पूजा तथा योग का प्रचलन, जल का धार्मिक महत्व, स्वास्तिक चक्र आदि प्रतीक, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता से ही निकल कर आए। पशुओं का धार्मिक महत्व, और इधर था ताबीज तंत्र मंत्र का प्रयोग, आभूषणों का प्रयोग, बहुफसली कृषि व्यवस्था, अग्नि पूजा या यज्ञ और मुहरों का उपयोग, खान पान, वेशभूषा तथा रहन सहन, और इक्का गाड़ी एवं बैलगाड़ी तथा आंतरिक एवं बाह्य व्यापार, ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता की देन हैं। सेल्फ चेक के अंतर्गत हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, जिससे आप अपना आकलन कर सकते हैं कि उपरोक्त तथ्यों से हमने क्या सीखा।
तो विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? पहला प्रश्न है विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए, मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? तो ये मोहनजोदड़ो से पाया गया है। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल के सामने एस.आर. राव दिया गया है, सुरकोटदा से जे.पी. जोशी, धौलावीरा वी.के. थापर। तो यहाँ पे ABC विकल्प जो दिए गए हैं बिल्कुल सही सुमेलित हैं, किंतु ऑप्शन डी में जो धौलावीरा के सामने वी.के. थापर दिया गया है ये सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर दूसरे का विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। दो सूची दी गई हैं सामने, तो इसमें सुमेलन करना है। क्वेश्चन नंबर ये 3 है, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, बनावली। और छोटा कर दें जिससे पूरा प्रश्न कवरेज में आ जाए। तीसरा प्रश्न इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, और इसमें बी में दे रखा है दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। तो यानी लोथल के सामने गोदीबाड़ा हो जाएगा दूसरा विकल्प, और कालीबंगा के सामने जुता हुआ खेत, धौलावीरा के सामने हो जाएगा हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, और बनावली के सामने पक्की मिट्टी की बनी हल की प्रतिकृति। तो यहाँ पे उत्तर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य सैंधव स्थल मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। दूसरा बिंदु है सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय सैंधव सभ्यता को दिया जाता है। तो ये कूट के माध्यम से बताना है कि इनमें दोनों तथ्य क्या सही हैं, या इनमें से कौन सा सही है, या दोनों गलत हैं। तो ये कूट नीचे दिया गया है ऑप्शन, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा केवल दूसरा तथ्य यहाँ पर सही है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में पूछा गया है, और इसमें दूसरा तथ्य कह रहा है कि सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय किसको है? तो वो है सैंधव सभ्यता को, यानी सैंधव सभ्यता को सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय प्राप्त हुआ था। तो इसमें ऑप्शन बी इज राइट। अगला प्रश्न है सैंधव सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा असत्य है? ये लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे, और हल से जोते खेत का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, नहरों द्वारा सिंचाई की जाती थी, और ऑप्शन डी कोठार सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण अंग थे। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, नहरों द्वारा सिंचाई की जाती थी। ये यहाँ पर कहना गलत है, बाकी ए, बी और डी विकल्प में जो तथ्य दिए गए हैं वो बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा बिंदु है उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी, पहला और दूसरा दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में। तो पहला कथन है यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, क्योंकि सैंधवकालीन सभ्यता में कपास की खोज इन लोगों ने, यहाँ के लोगों ने कर ली थी, इसलिए वस्त्र भी बनाए जाते थे। यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही है। धन्यवाद।